तो फिर आपसे जो है आप हाँ तो मैं सबकी बताया करूंगा। हाँ सब नहीं आपको कैसे पता कि हाँ हाँ गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बात किसने बताई। आप नंबर दे दीजिए, मैं मेरा नंबर मतलब मुझे लग रहा है जिस शिद्दत से आप नंबर मांगोगे मेरे नंबर की सुपारी देने वाले हैं। बोर्ड पे लिख दीजिए। चलिए बोर्ड पे लिख देते नंबर, लेकिन भाई किसी को सुपारी मत देना यार, है ना? हाँ हाँ, जाने दो, कोई बात नहीं भाई साहब। नंबर नंबर देने में क्या फर्क पड़ता है, हम कोई हाँ देखते थोड़ी ना है भैया, व्हाट्सएप ही तो करोगे ना। ये है नंबर। वैसे हम लोगों को एक हाँ काम करना चाहिए, अपने बैच का ग्रुप बना लेना चाहिए मैथ्स का, तो कम से कम जिसमें नहीं ज्यादा नहीं बनाने, बहुत सारे नहीं बनाने, कहीं भी एक जगह बना लो जहां आपस में जैसे डाउट आएगा डाल दिया आपने, आपस में डिस्कस कर लिया, यदि किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैंने बता दिया, ठीक है ना? ऐसा हम कम से कम जो है डिस्कशन के लिए, ऐसे नहीं कि रोज सुबह मतलब हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, और आज हाँ शुभ मंगलवार शुभ बुधवार पता नहीं क्या क्या है, ऐसा नहीं, मतलब हाँ हम अपना सिर्फ काम का कंटेंट हाँ शेयर करें, कोई भी डाउट हो हम पोस्ट करें, आपस में डिस्कस करें पहले आप, मैं एक दो दिन में देखूंगा, रोज नहीं देखूंगा, ठीक है ना? तो यदि फिर किसी से सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं देखूंगा, फिर मैं बता दूं, ठीक है? तो ये नंबर है, आप लिख सकते हैं, बाकी अब इसको हटा देते हैं, लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, आज हमें वही हमारा जो रिवीजन करना है क्वेश्चंस के थ्रू, जाने दो ना यार, क्या जब चेहरा ही जा रहा है तो ये क्या है आजकल। वैसे नंबर नंबर को बड़ी चीज नहीं है मेरे हिसाब से, लगता नहीं है कि मैं नहीं दूं तो मुझे आपको पता नहीं चलेगा, बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं कोई वीडियो पहले से होगा जिसमें नंबर होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। आप हाँ आजकल तो जैसा मैंने कहा ना, कस्टमर केयर को फोन करोगे आप कि यार उस मास्टर का समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हमें उसी से बात कर, नंबर दो, तो तुरंत नंबर वैसे ही दे देंगे आपको, सिस्टम वाले ही दे देंगे। होगा नहीं हो गया था, आजकल तो सब कुछ बिल्कुल इजी अवेलेबल है, इसलिए परेशान ना हो। चलिए, कुछ होमवर्क था? हाँ जी बेटा बोले। सर आज मेरी पहली क्लास है क्योंकि सर मुझे बैच का एक्सपीरियंस मिला था। तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपको हम माला वाला पिला के मिठाई उठाई खिलाएं? हैं? तो हैं? इसकी मिठाई आपको दें? चलिए देंगे, बिल्कुल देंगे। बोले बेटा क्या, हाँ ऐसा हमने कुछ नहीं किया बच्चे, हम जो है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर मैंने 2 लेक्चर देख लिए। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप 2 लेक्चर देखने के बाद भी हाँ यहाँ पर है अच्छा, दो दो हाँ लेक्चर देखने के बाद आप यहाँ हैं तो इसका मतलब शक्ल भी बहुत बुरी नहीं लगी आपको, है ना? ठीक है, मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हैं मेरे को, है ना? है हीरो जैसे कौन सा हाँ हाँ, साइड में हीरो का नाम भी बोल रहे हो तो मुझे पता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, शाहरुख खान। तो आजकल तो उसके डंकी भी फ्लॉप हो गई है, तो क्या करें बताओ? लोग कह रहे हैं हाँ डंकी ढंकी नहीं बनाई। चलिए, क्या किया था हमने, होमवर्क क्या था, लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? हाँ जी बेटा आप भी बोलें। सर वो मुझे ये गेट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नल में मुझे दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत? अब तो मैजिक बैच आया ना, उसमें ये सब अच्छे से हुआ नहीं है। सर ने कहा था कि 12 में कराएंगे फंक्शन के साथ, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है फंक्शन में। अब तो दिक्कत रिमूव हो जानी चाहिए, हमने खुद ने इतने सारे कर लिए क्लास में। हाँ वो क्वेश्चंस में समझ गया, लेकिन उसका जो मतलब कोड एप्लीकेशन जो खुद से करने वाला पार्ट वो मुझसे नहीं होता। कोई बात नहीं, हम फंक्शन में करेंगे ना अभी, तब मैं आपको दोबारा से बता दूं, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से बता देंगे।
और आप यदि ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी बता देंगे, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं। कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? दो लोग हैं बस। जो क्वेश्चन भी लगता है वो तो आता है पर पूरा नहीं आता। तो पढ़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में हो जाता है, वैसे नहीं पढ़ा है ना। क्वेश्चन में हम अभी इतना ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ भाई बॉक्स x1 है तो क्या होगा, यही सब बातें यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं आज उसी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो एक क्वेश्चन जो आपको दिया है वो हम डिस्कस करते हैं, आज हम कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, कोई बात है नहीं, वो तरीके से उस वक्त, ठीक है ना, वो जब आएगा तभी करेंगे। अभी अपन जो है जहाँ दिक्कत आ रही है वो उसी में अपन बात कर लेंगे। लाओ क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा? sin स्क्वायर एक्स माइनस एम साइन एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। और क्या बोला था आपसे? अच्छा, m और n निकालना था, है ना, और आपसे बोला था एग्जैक्टली एक सोल्यूशन किस इंटरवल में बोला बच्चे? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन पाई में इस इक्वेशन का एग्जैक्ट एक सोल्यूशन हो तो m और n निकालना है, ये क्वेश्चन था। हो गया सभी का? कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था सिग्नम वाला, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। हुआ भाई सभी का? कितने लोगों का हुआ? यहाँ ऑफलाइन में सबका हो गया है? कितने लोग हैं जिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहीं आगे पता चला होगा कि अच्छा ये दिया था होमवर्क में यार आज, हाँ है, ऐसे भी हैं कुछ लोग? नहीं, चलिए ठीक है। क्या हाँ आंसर आया बताओ? n equal to 0 n equals to 0 ठीक है, और ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी यदि होगी तो, और n और n belongs to चलिए भाई आप सबको पता है कि 0 से पाई में यदि बात की जाए, क्लोज 0 से ओपन पाई में, आप सबको इतना पता है यहाँ पे साइन का वैल्यू बच्चे 0 होता है, यहाँ साइन का वैल्यू 1 होता है, यहाँ वापस 0 हो जाता है, यहाँ वो 0 से 1 के बीच की सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ भी 0 से 1 के बीच की सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक, अब हमारा क्वाड्रेटिक जो है बच्चे वो sin x में है, तो हम sin x को t ले लेते हैं बेटा, और sin x को t लिया तो अब हमारा जो इक्वेशन बन गया है वो बन गया है t स्क्वायर माइनस एम टी प्लस एन इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें t की वैल्यूज मिलने वाली है, रियल वैल्यूज। तो रियल वैल्यूज हमें t की मिलेंगी, तो सबसे पहली बात मान लीजिए रियल वैल्यूज मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी, उस पर किस किस वैल्यू से हमें कौन सा सोल्यूशन मिलने वाला है, कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं वो बात करते हैं। अब हमें पता है कि t जो है वो sin x के बराबर है, और sin x की हैसियत जो है इस इंटरवल में बात करेंगे हमसे। किस इंटरवल में बात करेंगे? इस इंटरवल में, क्योंकि हमारा x 0 से पाई दिया है, तो वहां पे sin x जो है बच्चे वो क्लोज 0 से क्लोज 1 रहेगा, होगा नहीं होगा? तो अब यदि क्लोज 0 से क्लोज 1 में t की वैल्यू मिलती है तो एक वैलिड वैल्यू मिल रही है, वहां से हमें एक वैलिड x मिलेगा। लेकिन यदि 0 से 1 के बाहर कोई वैल्यू मिलता है, मान लीजिए आपको -1/2 मिल गया, मान लीजिए आपको 5 मिल गया, तो ऐसी वैल्यूज हमारे काम की नहीं है। ठीक, इसका मतलब जो है यदि हमें सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन यदि चाहिए तो t का वैल्यू कैसा होना चाहिए? इस इंटरवल में होना चाहिए। अब लेकिन बात है कि इस इंटरवल में क्या सारी वैल्यू काम की है क्या? यदि हम यहाँ पे देखें बच्चे कि यदि इस इंटरवल में हम sin x को यानी t को जो है वो 0 ले ले या 1 ले ले, तो ये दो वैल्यू काम की हैं। क्यों काम की हैं? sin x 0 से हमें इस इंटरवल में x इक्वल्स टू 0 इकलौता सोल्यूशन मिलता है। इसी तरह से sin x इक्वल्स टू 1 से हमें 0 से पाई में π/2 एक इकलौता सोल्यूशन मिल रहा है, हमें एक ही सोल्यूशन चाहिए। अब लेकिन इसके अलावा मान लीजिए ऐसी कोई वैल्यू आ गई, हाफ आ गया या 1/√2 आ गया या 2/3 जैसी कोई वैल्यू आ गई, तो हमें पता है ऐसी हर t की वैल्यू के लिए sin x यदि ऐसी कोई वैल्यू लेता है तो x की दो वैल्यू मिलेगी। क्यों? हाफ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, सेकंड होगा।
यदि 2/3 है तो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, यानी हर ऐसी वैल्यू के लिए 2x मिलेंगे, यानी ये वैल्यू भी हमारे काम की नहीं, यानी हमारे काम के सिर्फ ये 2 वैल्यू। अब लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है, दोनों एक साथ नहीं मिलने चाहिए, ये दोनों रूट भी एक साथ नहीं मिलने चाहिए। पता, दोनों रूट एक साथ मिल गए तो फिर हमें 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसका मतलब अब हमारी इस क्वाड्रेटिक की क्या खासियत हुई कि इसका एग्जैक्ट एक रूट जो है किस इंटरवल को बिलोंग कर, मतलब किस सेट को बिलोंग करना चाहिए, इस सेट, एग्जैक्ट एक रूट इस सेट में से आना चाहिए, बाकी दूसरा रूट दुनिया जहां में कहीं से भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका मतलब क्लियर है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो बस अब कुछ नहीं है, हम केस बना लेते हैं। पहला केस कौन सा बच्चे, कि हम इसका एक रूट क्या बना देते हैं, 0, जो हमारे काम का है, t 0 ले लेते हैं। अब t यदि 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो कल एक क्वेश्चन में हमने किया भी था कि बच्चे n तो क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरा रूट जो आ रहा है साथ में, ऐसे केस में t की जो 2 वैल्यू आ रही है उसमें एक 0 आएगी और एक m आएगी। अब लेकिन यहां से हमें कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमारे काम का एक सोल्यूशन तो हमें यहां से मिल चुका है, तो m की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, m इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, 0 हो जाए दोबारा कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां हम कह सकते हैं कि m कैन नॉट बी बिलोंग्स टू 0 to 1, दोबारा 0 हो जाए m तो एक ही वैल्यू मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 के अलावा यदि कोई और वैल्यू इस इंटरवल की इसने ले ली तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक केस तो हमारा बन गया बेटा n 0 और m जो है वो क्या होगा, एक केस में हमारा आंसर आया कि n तो 0 हो गया और m जो आया वो आया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 to 1। ये हमारा पहले केस का आंसर। सिमिलरली बच्चा सेकंड केस कौन सा, जब यहां पर हमें कौन सा वैल्यू मिल जाए कि भैया t का वैल्यू 1 मिले, t इज इक्वल्स टू 1। अब t इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन चाहिए और इस केस में ध्यान रखना है दूसरी वैल्यू 0 तो कतई नहीं होनी चाहिए। तो t इज इक्वल्स टू 1 से सेटिस्फाई कराएं तो क्या मिल रहा है, 1 माइनस m प्लस n इक्वल्स टू 0, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब ऐसे केस में और क्या होने वाला है, अब ऐसे केस में क्या होने वाला है बताओ, दूसरा रूट अब हमें चाहिए। तो दूसरा रूट, पहले तो बात आती है दूसरा रूट किस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट भैया 0 से 1 में नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो सेकंड रूट है, सेकंड रूट जो है वो किस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, क्लोज 0 से ओपन 1 में नहीं हो, दोबारा 1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कोई नहीं होना चाहिए। ये कैसे शुरू करोगे, देखिए जब एक रूट 1 होता है तो दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होता है। यदि अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, अब आप इस प्रोडक्ट ऑफ रूट में बच्चे यदि आपने अल्फा को 1 बना दिया तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया, बीटा के इक्वल। यानी एक रूट यदि 1 है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, n है। इसका मतलब यहाँ सेकंड रूट n हो रहा है, जैसे पहले वाले में सेकंड रूट क्या हो रहा था, m हो रहा था, यहाँ सेकंड रूट क्या हो रहा है, n। इसका मतलब क्लियर है n जो है वो इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए। अब n के लिए तो हमने फिक्स कर लिया, m के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिख रहा है m किसके इक्वल है, वो तो n+1 के इक्वल है। तो जिस इंटरवल में n नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से हम m का इंटरवल भी निकाल सकते हैं कि m क्या हो जाएगा, कि m कैन नॉट बी बिलोंग्स टू, बताएं क्या, क्लोज 1 से लेके ओपन 2। ये हमारा आंसर हो जाए। क्लियर सभी को। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इससे आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, सोचना शुरू कर रहे हैं कि यार क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, कितने लोगों का एग्जैक्ट यही आंसर था, आदित्य ने बिल्कुल सही किया था, आदित्य ने दोनों आंसर सेम निकाले हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, कितने लोगों का एक केस मैच कर रहा है, चलिए ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो धीरे धीरे आपका कोई बात नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आप आराम से चीजें, अब आपको समझ में आया ना बच्चे, तो समझ में आया तो आगे धीरे आप कर सकते हैं। देखो ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मैथ्स में हेल्प नहीं करेंगे, ये आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, आपके जो आपको आता है उसको कैसे अप्लाई करना है
वो डेवलप कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग हर जगह होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा पहले बात करी, हम आज बॉक्स की और इनकी बात कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने इसीलिए पहले ही आपसे पूछा था कि आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आपने कहा था हमने पढ़ा है, तो हमने इसी हिसाब से क्वेश्चन ले लिए। हाँ, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज तो अभी भी नहीं पढ़ रहे, प्रॉपर्टीज हमने यूज करी भी नहीं कहीं, प्रॉपर्टीज तो अभी तक मैंने भी कहीं यूज नहीं, किसी क्वेश्चन में यूज नहीं करी, हमने सिर्फ डेफिनेशन ही यूज किया है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज भी हम वहां देखेंगे, हम यहाँ डेफिनेशन ही देख लेते हैं अभी। ठीक, तो चलिए, हाँ, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है बच्चे, इसको लिखने का तरीका होता है x enclosed in rectangular bracket, box of x भी बोलते हैं इसे, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यस, लेस देन इक्वल्स टू x। एक बड़ी मजेदार चीज समझ में आती है कि लेस देन की बात कर रहा है और बात कर रहा है ग्रेटेस्ट की, एक तो स्मॉलर की बात कर रहा है, उसमें सबसे बड़े की बात कर रहा है, तो ऐसा क्यों, उसको बहुत आसानी से हम फील कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या कह रहे हैं। कि मान लीजिए बच्चे x, मैंने कोई एक वैल्यू ले ली 2.7, अब मुझे इसका बॉक्स निकालना है, तो ये कहता है कि x से स्मॉलर जितने भी इंटीजर हैं उनकी बात करो आप, तो x से स्मॉलर कौन सा इंटीजर मिलेगा, एक मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1, ऐसे +1, फिर मिलेगा 0, ऐसे ही -1। हमें पता है x से स्मॉलर इनफाइनाइट इंटीजर्स, उनमें ग्रेटेस्ट जो है ये उसकी बात कर रहा है, तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो हमारा 2 है ये। अब लेकिन बात आती है कि x खुद इंटीजर हो जाए, तो देखो हम यहां से इंटीग्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x यदि खुद इंटीजर है तो कुछ भी नहीं करना है, वो x के इक्वल ही हो जाएगा। यानी हम यहां इसको समझे तो अब आपको समझ में आ गया कि 2.7 का बॉक्स कोई हमसे कहेगा तो हम कहेंगे 2, कोई हमसे कहेगा 2.9, 2.99 का बॉक्स तो हम कहेंगे भाई अभी भी 2 है, कोई कहेगा 2.49 का बॉक्स तो ये भी 2 है। ठीक है, इसी तरह से कोई कहेगा 2.0001 का बॉक्स तो ये भी 2। यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, यहाँ में क्या आंसर करना है, इंटीग्रल वैल्यू आंसर करनी है। ऐसे यदि खुद 2 आ जाए तो उसका बॉक्स भी 2 ही होगा। इस पूरे डिस्कशन से ये भी समझ में आ जाएगा कि बॉक्स ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू x होगा, कब, जब x इंटीजर होगा, साथ ही साथ ये लेस देन x होगा, कब, जब x एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ठीक, ऐसे यदि बच्चे मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आप बॉक्स ऑफ -17.3 बता सकते हैं क्या, तो हमें -17 से स्मॉलर इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इससे स्मॉलर जो है वो क्या होगा, -18। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि भैया ये -17.3 जो है इसका इंटीग्रल पार्ट जो है कोई कह रहा है कि 17 है ना, -17 इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, -18 है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हर नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं, जहां i क्या होता है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, और f क्या होता है बच्चे उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट की खासियत क्या है बेटा, कि ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये क्लोज 0 से ओपन 1 में लाई करेगी। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होगा या 1 या 1 से ज्यादा नहीं। तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं -17.3, एक्चुअली इसको कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है, यदि हम -17.3 की बात करेंगे तो -17.3 इज -18 प्लस 0.7, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो बॉक्स में बेसिक हमें यही पता होना चाहिए। अब इसमें जो हमने यूज किया है नॉर्मली अभी तक क्वेश्चंस में, वो ये यूज किया है कि कोई अभी आपसे कहे कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू बचे 7 है, तो क्या आप हमें x बता सकते हैं क्या, तो हमें पता है 7 का बॉक्स भी 7 होगा, 7.1 का बॉक्स भी 7 होगा, 7.5 का भी 7 होगा, 7.9 का भी 7 होगा। इसका मतलब क्लियर है कि ऐसे केस में समझ में आता है कि x कहां से कहां तक हो सकता है,
7 क्लोज से लेके ओपन 8। इसी को यदि हम जनरलाइज कर दें, जो हम यूज कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में, वो ये कि यदि ये किसी इंटीजर n के इक्वल है, इन दैट केस x विल लाइज फ्रॉम क्लोज n टू n प्लस 1 ओपन। ठीक है, हमने आई थिंक इतना ही यूज किया, इससे ज्यादा हमने यूज किया भी नहीं, और इतने में आपका काम बनता है भाई, चल जाएगा अभी का काम इससे। चलो इस पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। चलिए, आप हमें x की वैल्यू बताएंगे बेटा। इफ फर्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 13 बॉक्स ऑफ x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। सेकेंड, 8 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बॉक्स ऑफ x या प्लस 5 बॉक्स ऑफ x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। थर्ड, box of x square minus of x minus 12 equals to 0. Fourth, two box of x square plus x minus 1 equals to 0. आसान आसान से क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। जितना बॉक्स में मैंने बताया उतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ, आंसर बता सकते हैं बेटा, बोले। फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ से 9 और 4 दिख रहा है, इसका मतलब आपको x मिलना चाहिए क्लोज 4 से लेके ओपन 5 यूनियन क्लोज 9 से लेके ओपन 10, यही आना चाहिए। सेकंड में हमें दिखता है यदि हम यहाँ पे बॉक्स ऑफ x की वैल्यू, बॉक्स ऑफ x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी -1 और एक मिल रहा है कितना आ रहा है 3/3, लेकिन हमें पता है 3/8 हमारे काम का नहीं है। रीजन हमें पता है, बॉक्स से हमेशा आपको एक इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, यानी किसी भी नंबर का बॉक्स कभी फ्रैक्शन में 3/8 जैसा नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब बच्चे यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई क्लोज -1 से ओपन 0। ठीक, ये ध्यान रखना है, बॉक्स ऑफ x हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, बहुत काम का है। यही चीज जो हमने क्वेश्चन में यूज की है कई जगह, कि बॉक्स जो है वो सिर्फ क्या वैल्यू ले रहा है, इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर क्या होगा, लेकिन अब यहाँ तो बॉक्स इधर, तो बॉक्स इधर नहीं है। हाँ, इसमें यदि हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमें एक चीज दिखेगी बेटा, वो क्या दिखेगी कि x इज इक्वल्स टू
स्क्वायर ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस ऑफ 12। अब हमें पता है कि बॉक्स एक इंटीजर वैल्यू है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया तो आपको इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसका मतलब x एक इंटीजर है। और हम अभी बात कर चुके हैं कि x यदि इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स होना ना होना बराबर है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या रह जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। तो हमें x की एक वैल्यू -3 मिलती है और एक 4 मिलती है, यही मिल रही है। लास्ट वाला बेटा हाँ, अब सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने यहाँ किया, यहाँ भी यदि आप देखोगे तो x आपको दिखेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है ये इंटीजर, ये पूरा इंटीजर, इसका x कैसा इंटीजर, x इंटीजर तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर, और इंटीजर का बॉक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, वही होगा खुद इसका मतलब, यानी यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी बॉक्स हट गया और आपके पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें x का एक वैल्यू तो -1 दिखता है और एक हाफ दिखता है। लेकिन हम ऑलरेडी क्या बाउंड कर चुके हैं कि x कैसी वैल्यू है, इंटीजर। इसका मतलब यहाँ ये जो हाफ वाली वैल्यू है ये हमारे काम की नहीं है, एक ही आंसर है, वो है क्या, x इक्वल्स टू माइनस। तो बॉक्स में इतना सा ये भी ध्यान रखना है, बाकी तो हम आगे करेंगे जब फंक्शन करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसमें चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जब बॉक्स पे बात चली तो एक क्वेश्चन लिखो। A point Px, y moving in xy plane such that box of x plus box of y equals to 4, then find area bounded by all possible position of P in first quadrant। Then 4.5. 4.5 25/2। दुर्गेश मैं अभी कंफ्यूज हो गया था यार, तुम्हारे नाम के आगे पूजा लिखा हुआ था, आवाज एकदम लड़कों की आई तो। नितिन चौधरी नाम तो टाइप गलत हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक। बहुत बढ़िया।
तो भाई 5 आंसर, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आज वो कहाँ है, कामरान नहीं दिख रहे हैं। शरियाई हूँ। अच्छा, आज किसी और नाम से हैं आप। अच्छा, सेकंड स्क्रीन पर, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ जी बच्चे, 5, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर एक तो ये इसने क्या किया, हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, इसका मतलब क्लियर है कि x और y दोनों ही नंबर नॉन नेगेटिव है। यदि हम बाउंड्री भी इंक्लूड कर लें तो नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्लियर है कि ये जो बॉक्स हैं ये भी ऐसे ही होंगे कि भाई जो बॉक्स होंगे दोनों के वो क्या होंगे, होल नंबर्स। अब होल नंबर से दो होल नंबर का सम 4 दिया हुआ है, तो इसका तो साफ साफ समझ में आता है कि भैया कुछ केसेस बनेंगे, 5 केसेस बन जाएंगे। और 5 केसेस कौन से बन गए बेटा, एक बन गया कि ये 0 हो जाए, ये 4 हो जाए, एक बन गया ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 1 हो जाए, और लास्ट में ये 4 हो जाए, ये 0 हो जाए। अब इस केस में यदि आप देखोगे तो बच्चे जब x, हाँ, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 है तो x कहां से कहां तक, x होगा 0 से 1। इन दैट केस बॉक्स ऑफ y की वैल्यू जो है वो आपको 4 दिख रही है, तो y किस इंटरवल में बच्चे कि वो है 4 से 5, यही है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आ गया x बिलोंग्स टू, मान लीजिए यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ये 1 से 2 हो गया। और सिमिलरली y इस केस में क्या आ जाएगा बेटा कि बॉक्स ऑफ y 3 है तो y जो है वो 3 से 4 चलेगा। यही पैटर्न चल रहा है। अब यदि हम इसको देखें एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में आप इसे स्केच भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसा, ये हाँ 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यदि हम देखें तो जो पहला केस है, पहला केस क्या कहता है, x तो चाहिए 0 से 1 के बीच में, y चाहिए 4 से 5 के बीच में। तो ये वाला हिस्सा वो है जहां पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में है और y कोऑर्डिनेट 4 से 5 के बीच में। ऐसे ही ये वाला वो है जब x की वैल्यू तो आपको 1 से 2 मिल रही है और y की वैल्यू आपको कहां मिल रही है, 3 से 4, यानी ये वाला केस। ऐसे ही 1 बाय 1 देखेंगे तो आपके पास ऐसे कुल मिला के ये 5 1 बाय 1 वाले स्क्वायर बनेंगे। ये हमारा वो लास्ट केस होगा जहां x की वैल्यू 4 से 5 होगी और y 0 से 1 होगा। y 0 से 1 होगा तो बॉक्स ऑफ y जो है वो 0 होगा, और जब x की वैल्यू 4 से 5 होगी तो बॉक्स ऑफ x 4 होने वाला है। ये हमारे p की पॉसिबिलिटी है। तो 1 बाय 1 के जहां 5 स्क्वायर बन गए, इसलिए हमारा आंसर 5 आ गया। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, तब बाउंड नहीं होता, तब इनफाइनाइट, हाँ क्या कहते हैं वो बनते हैं आपके, हाँ स्क्वायर। अच्छा, इसी में मान लो मैं क्वेश्चन में छोटा सा चेंज बच्चे कर दूं कि सारा स्टेटमेंट ऐसे कैसे, इस रिलेशन की जगह मैं ये रिलेशन दूं, तब क्या होगा, हाँ अभी बाकी सब ऐसे कर, तब आपको समझ में आएगा 3 केस बन जाएंगे। कौन कौन से भाई, ये 1 4 का एक केस बनेगा, 2 2 का एक केस बनेगा, 4 1 का एक केस बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और हर केस में 1 बाय 1 का एक स्क्वायर बनेगा। आंसर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, यहां से यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हटा दूं तो तब 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, तब आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटी 1 4 भी होगा और -1 -4 भी होगा, और ये आपके पास, लेकिन यहाँ पर आप देखो फिर आप वही कि हर केस में आपके पास दो दो बन जाएंगे, दोनों +2 दोनों -2,
फिर +4 और +1 और -4 -1 वाले यानी डबल हो जाएगा आंसर, उस केस में हमारा हो जाएगा 6। ठीक है। अच्छा मान लो मैं कहूं कि यहाँ पर कोई 4 नहीं है, मैंने तो यहाँ कहा कि कोई प्राइम नंबर है, इन दैट केस मैंने प्राइम नंबर नहीं दिया, तब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो 2 ही केस बनेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है तो 4 केस बनेंगे। उसमें उस p की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो p आपको ऐसे उलझाने के लिए दिया हुआ है, उसके बिना भी हमारा काम चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। अभी हम सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी ही बात कर रहे हैं। इसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि x enclosed in curly brackets y equals to fractional part x। ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, हर नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट। और डेफिनेटली इसकी रेंज क्या होगी बच्चे, 0 से 1। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आप 3.79 का फ्रैक्शनल पार्ट बताएंगे, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 0.79 हो जाएगा। मैं आपसे कहूं आप मुझे 13 का फ्रैक्शनल पार्ट बताएंगे, तो हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। मैंने कहा -12.5 का 12.4 का बता रहे हैं, तो इस केस में आपको पता है यहाँ 0.4 मत लिख देना, यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो हमें पता है कि -12.4 तो x है, इसमें से बॉक्स ऑफ x जो -13 होगा वो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6। ठीक है। इसी में बचे यदि मैं आपसे कहूं कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू जो है वो 2/3 है, तो आप हमें x बता दें। हमने एक क्वेश्चन में यूज किया भी है इसे, हमने यूज किया भी है कि ऐसे केस में x क्या होता है हमेशा, ऐसे केस में हाँ i + 2/3, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हमें पता है x किसके इक्वल होगा, x होगा बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, i + f। तो डेफिनेटली ये तो i है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो हमें दिया हुआ है। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे x बता दें बेटा, मैंने आपको दिया है 6 फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप हमें x की वैल्यू बता दें। बिल्कुल सही कि यहाँ से हम जब फ्रैक्शनल पार्ट x को t लेके क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो t की 2 वैल्यू आएंगी, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की 2 वैल्यू आएंगी 1/2 और 1/2। तो डेफिनेटली x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस i या फिर 1/3 प्लस i। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि मैं दे रहा हूं सिग्मा r इज फ्रॉम 0 to 2024 fractional part of x plus r whole divided by fractional part x, और x जो है वो इंटीजर नहीं है, तो आप हमें इसकी वैल्यू बता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2025, बहुत बढ़िया। कि आंसर क्या आ जाएगा सीधा 2025। और रीजन आपको सबको समझ में आना चाहिए, आर यहाँ पर एक होल नंबर, एक इंटीजर है, और किसी नंबर में इंटीजर ऐड करने से उसके फ्रैक्शनल पार्ट पर इंपैक्ट नहीं आता, डेसिमल पार्ट पर इंपैक्ट नहीं आता, और डेसिमल पार्ट नहीं बदल रहा है इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बदल रहा है।
इसका मतलब जब सिग्मा ओपन करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x, दिस 1 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 ये चलेगा, और लास्ट में आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 24 है, और यहाँ आपको फ्रैक्शनल पार्ट x से ही डिवाइड करना है। अब सबको पता है कि ये वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर है, ये वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर है, क्योंकि इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट पर इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट x ही है। आपको जो आंसर मिलेगा वो फ्रैक्शनल पार्ट x कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, 20-25, बिल्कुल सही। तो ये हमने यहाँ पर कैंसिल कर देना है और आपके पास 20-25 आंसर आ जाए। ठीक, चलिए अब फटाफट से इसकी बात भी कर लेते हैं, सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन, बिल्कुल ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन जो है वो सिर्फ क्या बता रहा होता है, ये साइन ऑफ नंबर बताता है, ये उसी से मिलके नाम भी बना हुआ है। सिग्नम जो है वो साइन ऑफ नंबर बताएगा। ये क्या बताएगा कि इसका आउटपुट देखकर आप ये बता सकते हो कि इनपुट का साइन कैसा है, नंबर क्या है वो नहीं बता पाएंगे। जैसे आपने देखा आउटपुट में 1 है, आप ये कह सकते हो कि कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो 0.1 भी हो सकती है, तो वो 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को लिखने का तरीका सभी को पता है, लिखते हैं SGN ऑफ x, सिग्नम x, और ये जो है ये आपको 1 देगा जब x कैसा होगा बच्चे, पॉजिटिव वैल्यू, और ये आपको 0 देगा जब x कैसा होगा, 0 होगा, और ये -1 देगा जब x कैसा होगा, नेगेटिव। इसको लिखने का एक तरीका और होता है कि इसे हम mod x अपॉन x लिख देते हैं, wherever x नॉन जीरो एंड 0 if x इक्वल्स टू 0। एक ही बात, mod x अपॉन x लिखें या x अपॉन mod x लिखें, सब जो है वो आपको 1 -1 ही देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के केसेस में। ये सिग्नम फंक्शन। ठीक, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। आप हमें x की वैल्यू बताएंगे जबकि आपको दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x, सिग्नम x एंड बॉक्स ऑफ x जो है वो एक AP में है और डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। डिस्टिंक्ट टर्म्स वाली AP में है, तो आप हमें x बता दें। x इक्वल्स टू 0 पे तो सारे 0 हो जाएंगे, और मैंने पहले ही लिख दिया है डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं AP के, 2 और -2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। AP है बेटा, तो आपको पता है कि क्या बन जाएगा, A प्लस C इज इक्वल्स टू 2B, यही होता है ना AP के लिए, तो यही होता है। अब हम बता सिग्नम जो है वो 3 वैल्यू लेगा, या तो 0 बनेगा, अब यदि सिग्नम 0 बनता है तो x 0 हो गया, x 0 में सारे के सारे टर्म 0 हो गए, वो हमारे काम का नहीं है, इसका तो सिग्नम का 0 होना अलाउ नहीं है। सिग्नम की अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 1, सिग्नम 1 यदि है तो आपके पास यहाँ 2 आ गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट और x बॉक्स ऑफ x मिलके क्या बन गए, x, तो इसका मतलब यहाँ से एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक -2 आ गई। अच्छा मान लो मैंने क्वेश्चन में बच्चे ये ना देके ऐसे दिया होता तो भी हाँ, इसीलिए तो मैं, यही तो गेम है, यही तो खेल है। आप देखो मैंने आपसे कहा था ना, कोई छोटा, हाँ मैंने आपसे कहा था कोई छोटा सा चेंज करके आपके मजे लेगा और आप दोगे बहुत भर भर के। अभी देखो आपने कितने आराम से दिए ना, तुरंत सर सेम ही होगा, इसमें तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा, इसमें सोल्यूशन नहीं आएगा। रीजन समझिए, यदि बच्चे यहाँ सिग्नम -x है तो आप देखो अभी भी 0 तो नहीं ले सकते हम, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट टर्म्स बोला हुआ है। अब यदि आपने सिग्नम को 1 ले लिया तो सिग्नम 1 लेने का मतलब अंदर की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, इसका -x कैसा,
पॉजिटिव, माइनस एक्स पॉजिटिव तो एक्स कैसा नेगेटिव, और यहां से निकल के आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है कब, जबकि एक्स नेगेटिव लिया हुआ है आपने, इसका मतलब वैलिड ही नहीं है। और एक्स इक्वल टू माइनस 2 आएगा जब आपने एक्स पॉजिटिव दिया है। तो देखो इतना सा चेंज किया और हमारी लग गई। ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है ना, ये छोटी मोटी चीजें जब भी आए ना शांत कूल रह के करो, हमेशा कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आप बेसिक्स बता दिए भाई, कहीं आए तो आप परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। चलो आपके काम का क्वेश्चन लिखते हैं। 5 chocolates are distributed among 3 persons. Such that anyone can get any number of chocolates. Find probability that no one is empty-handed. Find probability that no one is empty-handed given that first part, chocolates are distinct. Second, chocolates are identical. पीएनसी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं ना, आपने कहा था कहीं से भी कोई सा भी लिख दीजिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है। फर्स्ट अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हाँ पहले हम मेंस तैयार कर लें फिर एडवांस तैयार करेंगे? कितने लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है? मेंस क्लियर ही नहीं करना है किसी को? तो आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि मेंस तैयार कर लें। मतलब एडवांस की प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा कई जगह मतलब मैं हाँ सुनता हूँ कि पहले मेंस पढ़ लेते हैं, मेंस पढ़ा दो फिर एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ा देंगे। मेरे को लगता है मेंस और एडवांस तो अलग अलग है ही नहीं। भाई सब्जेक्ट तो मेंस में भी सिलेबस तो वही है जो एडवांस में है।
पहले का 0.3 यानी 3/10। नहीं, आप दीजिए अपना टाइम, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट का ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा किया होगा क्लास में आपने। थ्री बाय सेवन फर्स्ट का आंसर यश। अलग अलग आंसर देखो आप। So 0.34 1/3 मतलब आपका आंसर। नहीं सर 83/243 so I divide अच्छा, सबका अलग अलग आंसर। सर पार्ट 2 का रैंक टाइम किया 12/21 उसके बाद 75/100 सेकंड का 3/10 हम पहले फर्स्ट लॉक कर लें, हम पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड की बात बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट तो आ जाए आंसर सबका एक। ये तो मतलब ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब फर्स्ट वाले में आपके आंसर अलग अलग आएंगे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट टोटल 3⁵ ये सभी को क्लियर है? यस टोटल 3⁵ क्लियर है ना सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। फिर फेवरेबल कितना बच्चे? फेवरेबल एक केस तो ये हो सकता है जैसा आप सबने किया होगा उस हिसाब से मैं वैसे बता रहा हूं पहले। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल स्क्वायर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग आपको 5 चॉकलेट 3 लोगों में बांटनी है, तीनों को कम से कम एक देना है। तो दो ही तरह की संभावना है। कौन कौन सी बेटा? कि 2 लोगों को 2-2 चॉकलेट मिल जाए और एक को एक मिले, या फिर 2 लोगों को हाँ एक एक मिल जाए और एक को 3 मिले। तो हमने पहले 5 चॉकलेट्स के इस तरह से ग्रुप बना लिए। ये वाला केस हमें पता है, हम हाँ 3 ग्रुप बना रहे हैं जिसमें 2 ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट हैं और एक में एक ऑब्जेक्ट है। ये सभी को पता है, क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे बच्चे हम 3 ग्रुप बना रहे हैं, 2 ग्रुप में एक एक है और एक में 3 है। ये हमने टोटल
3 ग्रुप बनाने के जितने तरीके हैं वो लिख लिए। अब ऐसा करने के बाद हमारी 5 चॉकलेट्स 3 ग्रुप में बट गई हैं और हर ग्रुप में कम से कम 1 चॉकलेट है। अब हमारे पास 3 ग्रुप है, 3 लोगों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और 3 लोगों में बांटने हैं। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। ये हमारा फेवरेबल हो गया, इसी को सॉल्व करना था, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो आना चाहिए था आंसर, क्यों नहीं आया भाई? 5 फैक्टोरियल। तो देखो यहां से आपके पास ये हो गया बचे 120 और ये आपके पास आ गया 8, तो 120/8 तो आपको दिखता है 25, सॉरी 120, हाँ 150 टोटल हो रहा है। तो यहाँ आपके पास ये हो गया, हाँ ये तो हो गया 120/8 आपके पास जो है वो आ गया 15 प्लस यहाँ आपके पास 120/12 10 आ गया, तो टोटल 25 सही लिखा था। ये 6/243, तो डेफिनेटली 25 इंटू 2 आपके पास 50 हो गया और यहाँ आपके पास आ गया 3 से कैंसिल किया आपने 81, 50/81 ये हमारा आंसर होगा। सर मेरा सही है। हाँ अच्छी बात, आग लगा दिया आपने। 50/81 क्लियर? अच्छा इसको करने का, पहले वाले को करने का कोई और तरीका भी है क्या भाई? अब यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं चॉकलेट 5 की जगह 50 कर दिया होता और बंदे 3 की जगह 13 कर दिए होते, तो हमारा ये वाला मेथड तब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। और यदि करने की कोशिश करेंगे तो आंसर 99% पॉसिबिलिटी की सही नहीं आएगा, कोई ना कोई केस हमारा छूट जाए, तब वो दूसरा मेथड काम आता है। वो हर नंबर पे लगेगा उतनी ही आसानी से। क्या है वो बताओ, कैसे बताओ, कैसे? इसी नंबर पे 5 और 3 पे बता दो कैसे करें। ठीक, इनका कहना है कि सर दूसरे तरीके में ये कि पहले तो आप फ्री होके बांट दो, जिसके तरीके 3⁵, इसमें से वो केस माइनस कर देते हैं जब कोई एक बंदा खाली हाथ है। ठीक, तो एक बंदा खाली हाथ है तो पहले तो क्या करते हैं, उस बदनसीब का सिलेक्शन करते हैं, उसे साइड में कर देते हैं, चॉकलेट 2 लोगों में बांट देते हैं। 2 लोगों में चॉकलेट को बांटने का तरीका कितना? 3 में 3/5 था, 2 में कितना हो जाएगा 2/5। इसमें वो केस माइनस हो गया, एक बंदा खाली हाथ, अब 2 बंदे खाली हाथ वाला केस, वो 2 बंदे खाली हाथ वाला, फिर क्या करेंगे इसमें कि भैया 2 बंदों का सिलेक्शन किया, ठीक, और फिर इनको हमने खाली हाथ करके साइड में कर दिया और फिर हम यहाँ पर चॉकलेट जो है एक ही बंदे को दे देते। ये टोटल हो गया और ये हमारा फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया। आंसर निकाल के बताओ एक बार। गलत है, डबल काउंट हो रहा है। क्या डबल काउंट हो रहा है? कौन सा केस में? बीच वाले केस में? तो फिर ऐसे फिर वही ना, फिर तो यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन उतनी ही रही जब मैंने नंबर बढ़ा दिया, फिर तो बात वही रही। ये आंसर सही नहीं है, आपको सबको पता है ना। आंसर सही कब होगा? अब आपको बता दें, ये आंसर सही होगा जब यहाँ प्लस लगेगा। हाँ, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आप में से काफी लोग जो वो वेन डायग्राम बना के और ये सब, या क्या 2 केस 3 केस ये बना के माइनस करते हैं, उसमें ये नंबर बढ़ते फिर आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। नहीं होती प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इतना बढ़िया है कि यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो प्रॉब्लम कभी होगी नहीं, नंबर कैसा भी रख दो। आप इस चीज को समझो कि माइनस और प्लस हो क्यों हो रहा है, यदि ये समझ जाएंगे तो कभी किसी भी नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने बच्चे जब यहाँ एक बंदा खाली हाथ वाला केस माइनस किया तो हुआ क्या, 2 खाली हाथ हैं वो भी माइनस हो गया, और वो माइनस 2 बार हुआ। कैसे हुआ समझें,
कि भाई आपने क्या किया, ये एक बंदा खाली हाथ वाला केस में माइनस कर ही दिया। अब मान लो कि हमारे 3 बंदे जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चे, वो ए बी सी हैं। जब हम ये कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला केस, हम इसकी बात करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले 3C1 से एक बंदे का सिलेक्शन कर, तो हमने मान लीजिए 3C1 से ए को सेलेक्ट किया, ए से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भाई साहब आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, आप साइड में हो जाओ। उसे बहुत बुरा लगा, 2 लोगों के सामने बदतमीजी, हाँ बिल्कुल बेइज्जत कर दिया। फिर आपने क्या किया, वो तो चलो जैसे भी गुस्सा हुआ साइड में हो गया। अब आपने जो आपके पास चॉकलेट से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, समझिएगा। चॉकलेट उठाई, बी की तरफ लेके गए, दिखा के सी को पकड़ा दिया। दूसरी उठाई, बी की तरफ लेके गए, सी को। अब बेइज्जती किसकी ज्यादा हुई, कि आपने पहले एक बंदे को हाथ जोड़ के मना किया, इज्जत देके उसे साइड में किया, और एक को फुल बेइज्जत किया। ए और बी खाली हाथ, ये केस यहां माइनस हुआ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपने बची हुई चॉकलेट्स का फ्री होकर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 2 पर 5 का मतलब क्या है, आप किसी को कितनी भी दे सकते हो, हर चॉकलेट के लिए 2 चॉइस, यानी आप सारी चॉकलेट किसी एक बंदे को पकड़ा सकते हो। 2 खाली हाथ वाला केस यहां माइनस हुआ। अब आप समझो यही केस दोबारा 2 बार माइनस हुआ, बस आपने क्या किया, इज्जत देने लेने का तरीका बदल दिया। जिसको पहले इज्जत से बाहर किया था उसे आपने बचा के रखा, और जिसको पहले दिखा दिखा के बाहर किया था, बेइज्जत किया था, उसको पहले इज्जत से बाहर किया, और बाद में पहले बी को हाथ जोड़ के बाहर किया, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ए को दिखा दिखा के दूसरे को दे। यानी ए और बी खाली हाथ हैं, वो 2 तरह से माइनस हुआ। एक बार बंदे को साइड में किया, दूसरे को नहीं दिया डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरे बंदे को साइड में किया, पहले को डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया, ये 2 बार माइनस हो गया। फिर करना कितनी बार था, एक ही बार। इसलिए एक बार हमने उसे ऐड किया कि 3 बंदों में से 2 बंदे का सिलेक्शन किया, इनको कुछ नहीं दिया, सारी चॉकलेट एक ही में बांट। अब ये क्यों इतना अच्छा मेथड है, क्योंकि काफी लोग मानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस वाले से आंसर निकाला, जबकि ये सबसे आसान मेथड है। क्यों? आप नंबर कितना भी बढ़ा लो बच्चे, मान लो कोई आपसे कहता है कि नहीं अब हम यहाँ पे चॉकलेट जो है ना वो कर देते हैं 10 और बंदे कर देते हैं जी 5, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हमारे ये जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और नंबर जैसे और बढ़ेगा और बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वाले मेथड में सारी चीजें अभी वैसे ही चलेंगी। कैसे? कि पहले 5 to the power 10 माइनस 5C1 4 to the power 10 प्लस 5C2 3 to the power 10 माइनस 5C3 और 2 to the power 10 प्लस 5C2 और 1 to the power 10। कुछ गड़बड़, ये 5C2 यहाँ 5C3 5C4 सॉरी, यहाँ 5C4 1 to the power 10, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें सारी चीजें बैलेंस हो रही है, इसको आप फिर आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है जब एक बंदा खाली हाथ वाला केस माइनस कर रहे हैं तो 2 बंदे वाला 2 बार माइनस हो रहा है, वो तो हम यहां समझ चुके हैं। अब यदि हम 3 बंदे खाली हाथ वाले केस को देखें तो वो यहां तो नहीं समझ में आएगा, यहां समझ में आएगा। देखो आप कैसे, कि 3 बंदे खाली हाथ वाला केस, आपने यहाँ 5C1 से ए को सेलेक्ट किया, हाथ जोड़ के साइड में किया, और बी सी को डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त कुछ नहीं दिया, ए बी सी तीनों खाली हाथ। यही केस फिर कब माइनस हुआ, जब आपने पहले बी को हाथ जोड़ के साइड में किया, डिस्ट्रीब्यूशन में ए और सी को कुछ नहीं दिया। यही फिर कब माइनस हुआ बच्चे, जब आपने पहले सी को साइड में किया और डिस्ट्रीब्यूशन में ए और बी को कुछ नहीं दिया। यानी ए बी सी तीनों खाली हाथ है, ये 3 बार माइनस हुआ जब हम एक बंदा खाली हाथ वाला केस माइनस कर रहे। अब जब 2 बंदे खाली हाथ वाले में समझे कि आपने 5C2 से ए और बी को सेलेक्ट किया, इनको हाथ जोड़ के साइड में किया, और डिस्ट्रीब्यूशन में सी को कुछ नहीं दिया। आपने हाथ जोड़ के ए और सी को बाहर किया, डिस्ट्रीब्यूशन में बी को कुछ नहीं दिया। आपने हाथ जोड़ के बी और सी को बाहर किया, डिस्ट्रीब्यूशन में ए को कुछ नहीं दिया। ये 3 बार यहाँ माइनस हुआ तो 3 बार वापस ऐड हो गया, यानी अभी तक ये माइनस नहीं हुआ, माइनस कर दिया। यही सीक्वेंस चलता है। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो, ये आसानी से लिख सकते, यहां एरर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं।
किसी तरह का कोई वेन डायग्राम नहीं बना, आप आसानी से कर सकते, ठीक है ना। तो आंसर हाँ निकालें आप, कैसे भी निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, 50/81। अब क्लियर है सभी को भाई। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया बच्चे हमारा 50/81। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? 3/7। 3/7 आपका कितना? इधर 2/7 आ रहा है भाई, ऑनलाइन से ऑफलाइन। चलो बेगर्स मेथड लगा देते हैं, आप कह रहे हैं तो। चलिए इसमें क्या है, जब आप फ्री होके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोई कंडीशन नहीं रहेगी, तो 5 चॉकलेट्स का 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको 7C2 तरीके से होगा। पता होगा सभी को, फॉर्मूला भी सभी को पता है या नहीं? फिर जब सबको कम से कम एक देना है, तब क्या करते हैं, सबको कम से कम एक देना है तो पहले वो चीज इंश्योर कर देते हैं, सबको एक एक दे दिया। हमने 3 चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हाथ में 2 रह गई, बांटना है, और अभी भी तीनों को बांटना है, तो क्या हो जाएगा, वही 4C2 हमारा आंसर। तो यहां से 4C2 की वैल्यू 6 होती है और 5C2 का वैल्यू 10 होता है, सॉरी 7C2 है, तो ये हमारे पास 21। तो यहां हमारे पास आता है 2/7। कितने लोगों का आया? बाकी लोग भाई, वो आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताते हैं, कुछ नहीं करना बेटा, ना लगाना ही नहीं है ना, यही तो बताना है, ये गलत है, इसका आंसर भी यही है। सेकंड का आंसर भी फर्स्ट वाला ही है। ना 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 कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आप लिख ले एक स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी के अंदर हाँ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट लेते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे, बैग में से बॉल निकाली होगी, कॉइन निकाली होगी, कभी बताया थोड़ी कि वहां कॉइन या बॉल सेम हाँ आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है, फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे कभी कोई मजे ले तो उसकी लेनी है अपने को, है ना, आगे से ध्यान रखना है। ये जो है ना ना मैं नहीं ले रहा, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि मजे देने नहीं है इतनी आसानी से, मैं ले नहीं रहा हूँ। पीएनसी में यही क्वेश्चन का आंसर 2/7 है। हाँ तो पीएनसी में तो ऑब्वियस सी बात है, आपका बेगर्स मेथड सही है, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल वो सही है, इसका आंसर अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, सही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। वहां हमारे लिए जो मैटर करता है ना बेटा, वो होता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करूं, या 2 कॉइन को अलग अलग कॉइन को टॉस करूं, 2 डिस्टिंक्ट कॉइन को टॉस करूं, 2 सेम कॉइन को टॉस करूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बनता है नहीं बनता है, इससे लेना देना ही नहीं है कि ये कॉइन्स कैसी थी। जब आप आइडेंटिकल चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना बेटा, तो वहां सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, सैंपल जब मैं देख मान लीजिए कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, ये 3 लोग सामने बैठे हैं, इनको मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब 2 तरह के लोग होंगे जो बाद में हाँ बता सकते हैं कि किसको कितनी चॉकलेट मिली। एक बंदा तो बैठा है डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त सीधा क्लास में, और एक बंदा बैठा है क्लासरूम के बाहर। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो मेरा तरीका क्या क्या हो सकता है, मैंने पहला चॉकलेट उठाया, एक इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया, वो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सैंपल स्पेस बना रहा है, P1 P2 P3, यानी पहला चॉकलेट P1, दूसरा P2, तीसरा P3, ठीक। फिर मैंने अगली चॉकलेट उठाई, वो वापस P1 को दे दी, अगला उठाया वो वापस P1 को दे दिया, उसने बाद में फिर क्या लिखा, P1 P1, यानी सैंपल स्पेस बना P1 P2 P3 P1 P1। अब लेकिन बाहर वाला क्या कहेगा, बाहर वाला कहेगा भाई P1 को मिली 3 चॉकलेट, P2 को और P3 को एक एक मिली। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मैंने बदला, क्या किया, मैंने पहले ही 3 चॉकलेट P1 को पकड़ा दी,
फिर P2 को दी, फिर अब लिखने वाले जो लिख रहा है उसका सैंपल स्पेस में क्या होगा, P1 P1 P1, फिर P2 P3 है, वो सैंपल स्पेस बदल गया, लेकिन बाहर वाले के लिए वो चीज क्या है, अभी भी सेम है। भैया P1 को 3 मिली है, P2 P3 को 1-1 मिला, तो कितना मिला है वो मैटर नहीं करता है, कब कैसे किस सीक्वेंस में मिला है ये मैटर। यहां ये मैटर नहीं करता है कि एक हेड और एक टेल, कब हेड आया कब टेल आया वो भी मैटर करता है, करता है नहीं करता भाई, ये थोड़ी मैटर करता है कि 2 हेड आया 2 टेल आया, एक हेड एक टेल आया, नहीं 3 नहीं है सैंपल स्पेस में, कितने 4, एक हेड एक टेल, तो कब हेड कब टेल ये भी मैटर करता है। तो हमें ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा, क्योंकि सीक्वेंसिंग ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए वहां पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के केसेस की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाले, यानी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, हमें कंसीडर ही नहीं करना है, लिख दिया, यदि उसने लिख दिया समझ जाना है मजे ले रहा है नहीं देने, उसको क्रॉस कर देना है कि भैया ये तो कंसीडर ही नहीं करना। ठीक, बढ़े आगे, देखिए अंदर वाला सैंपल स्पेस हमारे लिए मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। मैंने वही समझाया ना कि 2 कॉइन टॉस करने पर ये मैटर नहीं करता है कि कितनी कॉइन पर हेड या कितनी पर टेल, सीक्वेंस भी मैटर करता है। कहा तो सीक्वेंस मैटर करता है, इसका हम एक तरह से कंसीडर है, दोनों अलग अलग मान रहे हैं। ठीक, बढ़े आगे, लिखिए क्वेश्चन। There are 24 points on the circumference of a circle. Each point has been joined with all other points to form lines or secant, जो भी आप कहें, then find maximum number of points of intersection of above lines which lies inside the circle. सर वैल्यू बतानी है कि मतलब सी और हाँ सी में बता दो आप, कोई इशू नहीं। 2024 सी को
Sir, 2024 C2 into 2022 C2 by 2. Yes. 2022 और कोई आंसर भाई? जो पहला आंसर आया था वो सही था। देखो ये हमारे मान लीजिए पॉइंट्स हैं, ऐसे जितने भी पॉइंट बोले उतने हैं, मतलब हम सिर्फ कुछ मार्क कर रहे हैं। ये सिचुएशन है बेटा। अब यदि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए दो लाइन का, तो कभी भी हमारा काम दो पॉइंट से नहीं चल सकता, क्योंकि दो पॉइंट से तो एक ही लाइन बनेगी। हमें दो तरह से काम चल सकता है। एक तो क्या, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट हो तो दो लाइन बन जाएगी, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा। यानी हमारा काम तो इससे भी नहीं बन रहा है। हमारा काम कब बनेगा, जब चार पॉइंट्स। अब चार पॉइंट वाले केस में यदि हम बच्चे यहां पे लें कि चार पॉइंट हमने ले लिए, एक ये ले लिया, से एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बच्चे मान लीजिए एक ये ले लिया। अब इन चार पॉइंट से लाइन तो कुल मिला के कितनी बन रही है, 6 लाइंस बन रही है, ठीक है ना। फॉर C2 आप कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर। लेकिन यदि आप देखो इन दोनों को ज्वाइन करें, एक लाइन बन गया, इन दोनों को ज्वाइन करें, एक लाइन बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर लाई करेगा, ठीक। इसी तरह से बेटा यदि यहां पे मान लीजिए इन दोनों को ज्वाइन किया, एक लाइन बन गया, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक और लाइन बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर कहां लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। हमारे काम का ये भी नहीं है। अब हमारे काम का कब हो सकता है, जब आप पॉइंट्स की ज्वाइनिंग कुछ ऐसे करें, आपने इस पॉइंट को क्रॉस में इससे ज्वाइन किया और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, यानी चारों पॉइंट से जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके जो दो डायगोनल होंगे वही हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर देंगे, वरना बाकी या तो बाहर होंगे या सर्कल पर। इसका मतलब क्लियर है, हर चार पॉइंट के सिलेक्शन से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उनके दो डायगोनल से एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे काम का होगा जो मिलेगा। होगा नहीं होगा? अब आपके दिमाग में आ सकता है सर पॉइंट पैरेलल हो जाए या कुछ ऐसे हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाए, इसीलिए आपसे क्या बात करी बच्चे, यहाँ पर मैक्सिमम की बात कि हमें ऐसा केस कंसीडर करना है जब मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ कुल मिला के आपको जितने पॉइंट दिए उनमें से चार पॉइंट का सिलेक्शन कर लो। ऐसे हर सिलेक्शन से हमें एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, सर्कल के अंदर मिलेगा। यदि मैक्सिमम सर्कल के बाहर पॉइंट पूछे जाए तो कि कितने मैक्सिमम पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन लाइन के, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया जब हम एडजेसेंट लाइन को ज्वाइन करेंगे, एडजेसेंट लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हमें पॉइंट बाहर मिलेंगे। कितने? दो मिलेंगे। एक तो ये वाला जैसे हमने किया, और एक हमारा कौन सा, ये वाला। आमने सामने की जो साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 24 C4 into 2 देगा। और यदि सर्कमफ्रेंस पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम मिलेंगे तो क्या ना तब यही आंसर होगा, तब तो यही आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसे हर पॉइंट से तो क्या कहते हैं, आप देखो ना, हर पॉइंट से कितनी लाइन जाएंगी, 23, तो ये पॉइंट मिलेगा ना आपको। अब एक ही पॉइंट को बार बार थोड़ी ना काउंट करना है, हर पॉइंट काउंट होगा ऐसे केस में।
तो आपके पास टोटल सर्कमफ्रेंस पे कितने आ जाएंगे? एग्जैक्ट जितने हैं उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, इंटू 2 करेंगे यदि हमें बाहर वाले आंसर का, बाहर वाले, सिर्फ बाहर वाले, इंटू 3 करें, अंदर बाहर दोनों चाहिए थे। आप क्या कर रहे हैं बताएं, हम आप बात करते हैं। पहले क्या बोला आपने? टू जीरो टू थ्री, आपने किया क्या? मुझे पहले तो ये समझाओ, आपके दिमाग में क्या थॉट था कि आपने ये लगाया था? वो तो उसी पे आ जाएगा, उसी पॉइंट पे। वो तो ये वाला केस हो गया ना हमारा ग्रीन वाला, आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है ऑन सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पे ये क्यों करना ना, फिर इसमें तो आपके पॉइंट बार बार काउंट होंगे ना, मल्टीपल काउंटिंग हो गई ना भाई। ये पॉइंट तो आपने फिक्स कर लिया, अब इसके बाद आप कहीं भी दो करो बार बार, यही तो मिलेगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट। मल्टीपल काउंटिंग नहीं करनी है ना, वो तो सीधा सीधा 2024 ही हो जाए। चलिए एक और लिखते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। लेट x1 x2 x3 x4 are roots of equation x power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 1 equals to 0. Then find value of first part three minus x1, 3 minus x2, 3 minus x3, 3 minus x4. Second, 1 by x1 plus 2, 1 by x2 plus 2, 1 by x3 plus 2, 1 by x4 plus 2. Third, 3x1 minus 4 upon 2x1 minus 3 plus 3x2 minus 4 upon 2x2 minus 3 plus 3x3 minus 4 upon 2x3 minus 3, 3x4 minus 4 upon 2x4 minus 3.
हाँ जी बच्चे, पहला तो 169 और सेकंड का 2 और थर्ड का 690। फर्स्ट का 169 है, सेकंड का 2, सेकंड का 2, चलिए थर्ड का 106/19। 106/19। भाई मैंने रैंडमली लिखा है, 2 लोगों का आंसर मैच कर गया, तीनों का तीनों। हाँ वो ये इंटेंशनली किया गया है, वो जो सिमेट्री आपको दी ना, वो आपको ललचाने के लिए दी थी, उसका कोई रोल नहीं है। हाँ हाँ, उसके बाद में बहुत करना पड़ता क्या बोलेंगे, तो पहले तो बहुत अच्छी है। जरूरत ही नहीं है वैसे रूट्स निकालने की भी। ये तो सिर्फ जो है मतलब आपको ललचाने के लिए पैटर्न दिया मैंने इंटेंशनली, और आप में से जैसे यहाँ ऑफलाइन में किया, आप में से भी काफी लोगों ने ऑनलाइन में भी किया होगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके तुरंत जो है x + 1/x में काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये नहीं करना था। मैंने आपसे अभी 1-2 दिन पहले ही कहा था कि कई बार हमें कुछ आता है, वही परेशानी का सब सामने वाला वहीं पे मजे ले रहा होता है। ये नहीं करना था, इसमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बच्चे, इसको तो बहुत सिंपल है कि यदि इसके रूट्स आपको ये दिए हुए हैं, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन खुद किसके इक्वल है, x - x1, x - x2, x - x3, x - x4। लीजिए x को 3 डालते ही हमें पहले वाले का आंसर मिल गया। यही करना है इसमें। सेकंड वाले में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, फिर इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ना। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से लेंदी होगा, वो भी नहीं करना है सेकंड थर्ड में। अब यदि आप देखो, अभी देखो आपको दिखेगा कि लेंदी होगा, मैं कह रहा हूं जिससे लेंदी नहीं होगा उससे ये वाला भी आसानी से मिलेगा। कैसे देखें आप कि 4x³ + 6x² + 6x + 2 डिवाइडेड बाय x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x + 1, this is equals to 1/x - x1, 1/x - x2, 1/x - x3, 1/x - x4। अब हम क्या किए हैं उसको समझें। लॉग लिया है, लॉग लेने से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद ठोक दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया। देखें आप, और इतना डिफरेंशिएशन आपको आता है कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे log ऑफ 2x² + x - 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बता देंगे। क्या होगा बताओ, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, log का होता है 1/, तो 1/, ये जो आपको दिया है log के अंदर वही होगा, होगा नहीं होगा बच्चे। इसी तरह से फिर लगता है चेन रूल, चेन रूल से हमें अंदर वाले को ठोकना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 4x + 1। यदि आप देखो तो हम यही किए हैं, हमने पहले ये 1/, में लिख दिया और फिर चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखो आप लॉग लिया था तो ये सम के ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सम में। यानी ये क्या बन गया था बेटा, ये बन गया था log ऑफ x - x1 +
लॉग ऑफ x माइनस x2 ऐसे बना था नहीं बना था ये, और इनको डिफरेंशिएट किया तो लॉग का 1/। ये समझाने के लिए आपको पहली बार मैंने लिख के बताया, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, अब आगे से आप डायरेक्ट जो मैंने किया था वो करोगे। और अब आपको क्या करना है, यहाँ के पहले वाले का आंसर रख निकालना है, तो आपको यहाँ आके x का वैल्यू कितना रख देना है, -2। x का वैल्यू -2 करते ही यहाँ सब में से माइनस कॉमन आएगा और आपको यही एक्सप्रेशन नजर आएगा। फिर ये वाला कैसे निकालना है, इसको फिर थोड़ा सा आप ईमानदारी से काम करके देखेंगे तो आप सिर्फ एक टर्म को देखें, कौन सा, 3x1 - 4 अपॉन 2x1 - 3 दिया बेटा मैंने। मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले लीनियर को नीचे वाले लीनियर की फॉर्म में लिख देता हूं। कैसे, ऊपर भी मैं लिख देता हूं 2x1 - 3, नीचे 2x1 - 3 था ही सही। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को वापस ये बनाता हूं 3x1 - 4। कैसे, x1 का कोफिशिएंट 3 है, मैंने 2 बना दिया। 2 को 3 बनाने का तरीका 3/2 होगा नहीं होगा। फिर कांस्टेंट तो बहुत आसान होता है हमेशा एडजस्ट करना, कि मुझे क्या चाहिए, -4, और गलती से यहाँ पर क्या आ गया है, -9/2। उस -9/2 को बैलेंस कर देते हैं। अब इनको जब आप सेपरेट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि हर जगह एक तो 3/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे देखें तो ये -8 + 9, तो आपको दिख रहा है कि +1/2 आएगा, और क्या रहेगा, 1/2x1 - 3 दिखेगा नहीं दिखेगा। इसमें भी यदि आप देखेंगे बच्चे तो आपको 3/2 + 1/4 आपको दिखेगा 1/x1 - अब आप देखो इसमें x को जब आप क्या डालेंगे 3/2, तो आपको आपका आंसर फिर नजर आएगा। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट नहीं लगाना है। और ये क्वाड्रेटिक में भी काम आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल लेते हैं, लेकिन यदि ऐसा एक्सप्रेशन वहां भी है तो वहां भी कॉम्प्लिकेसी जो है इस वाले से कम आएगी। आप आसानी से लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यूज आ। ठीक भाई, अब चेक करना आंसर, मुझे बताना कल ये दोनों आंसर सही थे क्या। ठीक, आज के लिए इतना ही। अच्छा ये बताओ, हाँ हमें ये ऐसे ही कब तक कंटिन्यू करना है, अगला चैप्टर कब से पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को तो आके पढ़ाना है, मुझे तो कुछ भी पढ़ लो आप, जब आप चाहो जब पढ़, मैं तो कुछ भी शुरू कर दूंगा, जो आप जैसे कहोगे। हैं, हाँ जी बोलें। नेक्स्ट वीक पूरा ऐसे ही आप लोग भी बाकी ऑनलाइन, थोड़े क्वेश्चंस कोनिक से भी दे दीजिए। अरे वो तो यदि हम करेंगे तो कोनिक से भी करेंगे, फिर तो हम बाकी बाइनोमियल पीएनसी सब लेंगे रैंडमली, वो तो लेंगे हम। ठीक है ना, कोनिक से भी लेंगे बेटा। ठीक है, क्या बेटा, मतलब कुल मिला के अभी हमें 2-3 लेक्चर तो करने हैं ही। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है बेटा, फिर कल में फीस लगेंगी। कल मॉर्निंग में 2 डीपीपी, अरे सुन लो बाबू, 2 डीपीपी जो है मॉर्निंग में अपलोड होंगी, तो हम पहली वाली डिस्कस करेंगे कल। ठीक है ना, हाँ मॉर्निंग, इसलिए मैं एक ही डिस्कशन के लिए बोल रहा हूँ, लेट होता है।